सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिवीजन से। प्रीवियस जो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग अलग अलग चैप्टर जो अभी तक पढ़ चुके हैं उन सबका हम लोग एप्लीकेशन देख रहे हैं कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज करके हम लोग कम समय में उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? देयर शुड ओनली वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। देयर शुड ओनली वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये सिर्फ होगा तभी जाकर के आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो फ्रिक्शन फोर्स होगा तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स नॉर्मली चार तरह का होगा, तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक मैं हर लेक्चर में इसका नाम लेता हूं, पता नहीं कितने लोगों को याद है कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा होता है। तो जब भी आपको स्प्रिंग दिखे या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन दिखे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। पहला हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो मोशन है, पूरा का पूरा मोशन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फील्ड में किया जाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर होता है। तो हर एक पॉइंट पर इसका जो टोटल एनर्जी होगा दैट विल बी कांस्टेंट। चाहे आप इस पॉइंट का ले ले, चाहे आप इस पॉइंट पर ले ले, ड्यूरिंग द मोशन हर एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, है ना। दूसरा जो हम लोगों ने इसका यूज देखा था वो था कि हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन में भी हम लोगों ने देखा था कि देखो एक वेज है, एक वेज के ऊपर एक ब्लॉक को अगर थ्रो करना है या ऊपर से फेंक देना है, नीचे की तरफ स्लिप करता हुआ आएगा। तो बताइए कि नीचे इस बॉटम पर पहुंचते ही इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना होगा। या वाइस वर्सा इज आल्सो कि अगर नीचे से फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम कितना हाइट पर ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। आज के लेक्चर में जो हम लोग करने वाले हैं इन टुडेज लेक्चर में, इस लेक्चर के बारे में आपको बता दूं कि आज के लेक्चर में क्या होगा। सो आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला चीज हमारा जो पहला कंडीशन ये है कि हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना। तो सर्कुलर मोशन में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या कैसे कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन, इसी में आप कह सकते हो कि एक केस पेंडुलम का भी होगा, इट्स लाइक अ पेंडुलम। तो पेंडुलम वाला आपको याद होगा, सिमुलेशन हम लोग ने पढ़ा था। मतलब आपको दिखाया भी था कि कैसे एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहता है ना। तो कुछ इसी तरह का, ये कम नहीं है, कम मतलब आना नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। ऐसा मत समझना कि ये क्या है कम सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन इधर आओ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन सर्कुलर मोशन। तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा। जो दूसरा टॉपिक होगा आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द पावर। तो पावर हम लोग अभी तक नहीं पढ़े, वर्क पढ़ चुके हैं, पावर के बारे में स्टडी करेंगे और इस पर बेस्ड एक दो एग्जाम्पल भी करने की कोशिश करेंगे। तीसरा वी विल कवर कोलिजन। तो हम लोग कोलिजन के बारे में स्टडी करेंगे, कोलिजन के बारे में एक सिमुलेशन भी देखेंगे। सो दैट विल बी द कोलिजन।
ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारा ये सब बेसिक कंसेप्ट है। जैसे कि आपका वर्क पावर एनर्जी में वर्क बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ना। पावर मैं नहीं बोलूंगा कि उतना इंपॉर्टेंट है, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो चलो ठीक है। पर पावर का इस्तेमाल आने वाले समय में शायद उतना नहीं है जितना कि कोलिजन का है ना। सो मैकेनिक्स में कोलिजन का जबरदस्त यूज है। तो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिजन, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास से इसको निकाल करके अभी खत्म करने का निर्णय लिया, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब कंबाइंड बैचिंग चलने लगेगा तो उस समय आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हमको ये चीज नहीं आता है। ओके, सो दिस विल बी द आवर टुडेज लेक्चर। हम लोग इसी पार्ट में इसको डिवाइड करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं जो आज का लेक्चर यही से। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो वो बिंदास पूछ सकता है। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन द लेक्चर, किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? आप लोग कितने लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रहे हैं? आदित्य, प्रियांशु कुछ बोल रहा है क्या? आयुष भी बना रहा है। सर हम दूसरे बुक से बना रहे हैं, किस बुक से बना रहे हो? एस एल अरोड़ा से। है एस एल अरोड़ा। अरोरा? कौन साला मुकुट? अच्छा ठीक है, अरोरा जी के बुक से बना रहे हो। और कोई ट्राई किए थे तो क्वेश्चन नहीं बना? श्वेता, प्रशांत कितना क्वेश्चन बनाया? एक, कितने क्वेश्चन बन गए प्रशांत? सर हम भाई हैं, प्रियांशु क्या बोल रहा है? प्रियांशु, प्रियांशु अनम्यूट करो। भी है? हाँ तो अनम्यूट करो ना। सर हम भी बना रहे हैं। अच्छा, हम सोचे कि हम भी है बोल रहा है। तो कितना क्वेश्चन बना है प्रियांशु? सर अभी शुरू किए थे। कहाँ तक से पहुंच गया शुरू करने के बाद? 5 क्वेश्चन बनाए। कितना बना? झूठ मत बना बोलना, तुम्हारा घर मेरे घर से पीछे है, उठा पत्थर फेंक सर दूंगा तुम्हारे पता घर पे। है। सर 2 को बना है। क्या को बनाया है? 2-3 बना है। 3 को दो अपने से बना है। बन गया? हाँ तो अभी क्वेश्चन उसमें बहुत सारा है यार, जल्दी से कंप्लीट करो उसको। हाँ हाँ कर रहे हैं। हाँ, अंकित क्या बोल रहा है? सर क्वेश्चन माई भूत पेज फेज थे हर एक क्वेश्चन में। सर नहीं समझा अंकित, क्या बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट करके बोलो। सर बोले क्वेश्चन में बहुत फंसते हैं सर। एग्जाम्पल में जो दिया रहता है ना बुक में, वो भी बनाते हैं, उसमें भी सर बहुत फंसते हैं। हाँ वो तो फंसोगे ही ना क्वेश्चन, उसके लिए फॉर्मूला याद होना रखना पड़ता है ना अंकित। यस सर, वो तो बात है, फिर रटते फॉर्मूला फिर भी तो रटते हो इसीलिए तो नहीं याद रहता है। रटा हुआ याद हो चीज जाते कितना दिन? हैं तो हाँ? भूल ही जाते हैं बनाने रटा हुआ बैठे। चीज याद नहीं रहता है ना, दिक्कत ये है। हाँ वो तो बात है सर। क्वेश्चन बनाने बैठे, क्वेश्चन बना समझ में नहीं आता क्या बना रहे हैं, फिर नोट्स उल्टा के देखते तो पता नहीं चलता। नोट्स समझ उठा में के नहीं। देखते हो तो भी नहीं पता चलता है? हम्म। अरे ऐसे कैसे? इसका मतलब या तो जब पढ़ा रहे होते तभी नहीं समझ में आता है। हम लोग ऐसे ही नोट्स आगे उस बढ़ समय जाते समझ हैं। में आता है तो उसमें नोट्स देखते हैं ना तो समझ में आ जाता है, फिर बाद में देखते हैं तो पता नहीं क्वेश्चन में बनता ही नहीं। क्वेश्चन नहीं बनता है, देखो अंकित, अंग्रेजी समझ जाते हो क्वेश्चन का? यस सर।
क्या फिगर बना पाते हो? फिगर कुछ का बन पाता है लेकिन सही से नहीं बन पाता है सर। क्योंकि देखो जब तक फिगर नहीं बनेगा, मैकेनिक्स में फिजिक्स में क्या है, ये आपके सब डेली लाइफ के चीजें हैं, हाँ है ना। जितना भी क्वेश्चन आता है ये सब आपके आसपास कभी ना कभी वो घटना हो चुका होता है, वो चीजें होता है ना। और वो जो मैं जो क्लास में जो फिगर बनाता हूँ, वो फिगर को आप याद रखा करिए कि आप फिगर उसका ऐसे ही बनाएंगे। अगर पेंडुलम में क्वेश्चन कहता है तो पेंडुलम कैसा होता है ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि पेंडुलम कुछ इस तरह से होता है ना। यस अब ये रहा पेंडुलम, है ना। एक बॉल को किसी हाइट से थ्रो किया गया तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि किसी हाइट से बॉल को जब थ्रो करना है तो सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ एक घर या टावर या कुछ तो बनाना पड़ेगा जहां से इस बॉल को आप थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली या कुछ भी ऐसा। तो ये सब कुछ फिक्स्ड फिगर्स है जो आपके ध्यान में रहता है। ये फिगर अगर आपको क्लास में अच्छे से देखे हो तो आप ये फिगर भूल नहीं सकते हो। फिर ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ये फिगर क्लिक करने लगता है, ये वाला चीज, ये ऐसा था। फिगर बन गया तो फिर उसके बाद क्या है, देखो एक्यूरेट तो नहीं ना बनता है सर। वेट, अब यही तो तुमको ध्यान में रखना है ना कि एक्यूरेट कैसे बनाना पड़ेगा। यस एक्यूरेट कैसे बनेगा, प्रैक्टिस से ही आएगा या धीरे धीरे। एक दिन में एक रात में तो कुछ आएगा नहीं। एक्यूरेट कैसे बनेगा, आप इमेजिन करिए, जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो चीज आप इमेजिन करिए तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज फिगर में भी दिखने लगेगा और धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगेगी। देखो फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने का कुछ सिंपल स्टेप्स है ना। फिजिक्स में क्वेश्चंस आपके ज्यादा टफ आते, मतलब कह सकते हो कि सिर्फ फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है ना। लेकिन आपको दिमाग लगाने वाला लॉजिकल क्वेश्चन आता है, आपके पास लॉजिक लगाने आना चाहिए, तभी तो फिजिक्स वो लोग किसी किसी को टफ लगता है या जो लॉजिक लगाना सीख गया उसके लिए आसान लगता है। सबसे पहला काम क्या होता है अंकित, कि आप क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को पढ़िए आप एक बार। जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे उसमें से कोई चीज समझ में आएगा और कोई चीज शायद समझ में नहीं आएगा, है ना। तो जो चीज समझ में आ गया उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग ये क्वेश्चन क्या होने वाला है, किस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है। ये आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आप अंदाजा लगाएंगे, है ना, कि क्वेश्चन किस बारे में है, बेसिकली ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। मान लो कि अभी तो आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि चलो ठीक है वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं तो वर्क पावर एनर्जी से ही क्वेश्चन पूछेंगे, यस या इसके पहले प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहे थे तो प्रोजेक्टाइल से ही क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे वहां पर तो ये लिख के आएगा नहीं कि दिस इज वर्क पावर एनर्जी और दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मिक्स रहेगा ना पूरा। आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है, या क्वेश्चन में एक्चुअल में कौन कौन सा टॉपिक लगने वाला है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। अ बॉल इज थ्रोन इन एयर, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, कौन सा टॉपिक का ये क्वेश्चन हो सकता है। मोशन का। मोशन में से भी कौन सा मोशन, लॉज ऑफ बोलो। लॉज ऑफ मोशन था सर। लॉज ऑफ मोशन का है आदित्य, आदित्य। यस सर। अ बॉल इज थ्रोन इन एयर, क्वेश्चन में स्टार्ट होता है इसी लाइन से। व्हाट डू यू हाँ। अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेक्टाइल से सर। प्रोजेक्टाइल मोशन से। अंकित, यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे पहला डिफिनीशन ही था कि द मूवमेंट या मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, द फ्री मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन।
तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में मोशन कर रहा है, बॉल को हवा में फेंका जा रहा है, इसका मतलब सीधा सा एग्जांपल ये है कि इससे ये प्रॉब्लम प्रोजेक्टाइल मोशन का हो सकता है। इसका मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आना चाहिए, या प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी फॉर्मूला था वो आना चाहिए। अब याद करिए कि मैंने आप सबको नोट्स के पीछे एक एक दो दो पेज छोड़वा के रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि जब वो चैप्टर खत्म हो गया है, नाउ इट्स टाइम कि आप उस चैप्टर को समराइज करें। समराइज कैसे किया जाता है? एनसीईआरटी के पीछे एक समरी लिखा हुआ है, अभी यस पढ़ा है सर। आप लोगों ने? देखे हैं सर। यस देखे तो जरूर है, पढ़ना पढ़ा नहीं होगा ना। तो पढ़े हैं समराइज, सर। उसको कैसे समराइज किया जाता है आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। दैट डजंट मीन कि आप एनसीईआरटी का वो सारा टॉपिक उठाइए और छाप दीजिए लाइन बाय लाइन, नहीं, दैट इज नॉट द वे। आप अपना समरी तैयार करें। आप अपना समरी कैसे तैयार कर सकते हैं? आप अपना समरी तैयार कर सकते हैं बाय राइटिंग फॉर्मूलाज। आप फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। आपको अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी आता है, हिंदी में लिखिए। जो लैंग्वेज आप समझ सकते हो उस लैंग्वेज में आप अपना समरी तैयार करिए। सी, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये अपना समझने के लिए। हमको समझ में आएगा तब जाकर के हम क्वेश्चन बना पाएंगे। लैंग्वेज हमको फ्रेंच में दे ही दिया जाएगा, हम तो क्या कर लेंगे हम? कोई फायदा नहीं है। मतलब है समझने का। अगर हम एक बार समझ गए तो लैंग्वेज चाहे कोई भी हो हम कर लेंगे। सो आप समरी बनाइए। आप जब पढ़ते हो नोट्स को तो आपके दिमाग में क्वेश्चन का लैंग्वेज याद नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का टाइप याद होना चाहिए। कि अगर बॉल हवा में होगा, अगर हमसे मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा, हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपसे 7 चीजें पूछी जा सकती है। याद है आप लोगों को? प्रोजेक्टाइल में हम लोगों से 7 चीजें पूछी जा सकती है। याद दिला दूं? आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम हाइट, आपसे पूछा जा सकता है रेंज, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, आपसे पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आपसे पूछा जा सकता है मोमेंटम, आपसे पूछा जा सकता है किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। छठा और सातवां कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो या टाइम ऑफ फ्लाइट आने में जाने में कितना होगा। ये 7 चीजों के बारे में सबसे ज्यादा प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछा जाता है। इस तरह से समरी बनाया जाता है। मेरी बात समझ में आई? पूरा चैप्टर को अगर मुझे एक लाइन में समराइज करना होगा तो मैं एक साथ में बोल सकता हूँ कि अगर आपको इन 7 चीजों के बारे में पता है तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस कर सकते हो। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछने के लिए कोई अलग से दुनिया से थोड़ी आता है। जो आपके पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जानते हो, देखो क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन थोड़ा बनाना भी सीख लो कि अगर आप एज ए एग्जामिनर होगे तो आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे। इस ट्रिक को समझ लीजिए, क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, सिंपल सा फॉर्मूला है। आप जानते हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास कितना इसमें फिजिकल क्वांटिटीज है? एक तो फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है। मैं इन्हीं 3 चीजों में से इन्हीं 3 चीजों को वेरी करा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। और इस पर समझ लो कि मैं कितना क्वेश्चन बना सकता हूं। सोचिए कि मैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता हूं। जस्ट इमेजिन करिए, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फोर्स दे सकता हूं, है ना, और आपको एक्सेलरेशन बताना पड़ेगा। यस और नो? अब फोर्स कई तरह का हो सकता है। इट कुड बी कांस्टेंट फोर्स, इट कुड बी वेरिएबल फोर्स। तो कई तरह से फोर्स दिया जा सकता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ये टेंशन फोर्स हो सकता है। कई तरह का फोर्स, जितना भी आप फोर्स जानते हो वो सारा फोर्स मैं यहां पर दे सकता हूं। और आपको सिर्फ और सिर्फ बताना होगा एक्सेलरेशन।
ये आप तब कर पाएंगे जब आप सारे फोर्सेस का फॉर्मूला जानते हो। समझ में आया? ये एक छोटा सा स्टेटमेंट, एक छोटा सा इक्वेशन कितना बड़ा चैप्टर बन चुका है अभी तक। मेरी बात तुम लोगों को समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन बनाने का तरीका सोचिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे पूछा जाता है। मैं इसको कई तरीके से फोर्स दे सकता हूं ना। एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक मास के ऊपर मैं किसी भी डायरेक्शन में नंबर ऑफ फोर्सेस बढ़ा सकता हूं। ये लो सारे तरफ फोर्सेस दे दिया। अब मैं बोलूंगा कि बताइए इसका एक्सेलरेशन बताइए, तो आपको नेट फोर्स निकालने आना चाहिए, है ना। मैं बोलूंगा कि दो मास है, एक मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, दोनों का डिस्टेंस है आर, इसको फिक्स कर दिया, बताओ इसको जब रिलीज करोगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ये मैं पूछ सकता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? सो क्वेश्चन एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन दे दूं और आपसे फोर्स पूछ लूं। दूसरा तरीका ये भी है। अब एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है। कितने तरह का एक्सेलरेशन आप जानते हैं? ये इस पर आप पर डिपेंड करता है। आप एक्सेलरेशन कितने तरीके का जानते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो आप जितने तरह का एक्सेलरेशन आप जानते हैं, इनमें से कोई भी एक्सेलरेशन आपको दे करके पूछूंगा कि बताइए नेट फोर्स क्या होगा। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग, या दिस इज द वे क्वेश्चन सेटर सेट अ क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें कितने टर्म्स इस्तेमाल हो गए? वेलोसिटी, v, u, a एंड t। चार चीज है। इसमें से मैं किसी भी एक के बारे में पूछ सकता हूं। मैं इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता हूं, मैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछ सकता हूं, मैं टाइम निकालने के लिए पूछ सकता हूं, मैं वेलोसिटी निकालने के लिए पूछ सकता हूं, मैं किसी भी टर्म के बारे में पूछ सकता हूं। मेरी बात समझ में आई? तो यस आपको सर। ये चीज कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इक्वेशन कहाँ इस्तेमाल होगा, कौन सा चीज कहाँ इस्तेमाल करना होगा, कौन सा ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना होगा? ये चीज आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, आप समरी तैयार करेंगे। एक बार आपने नोट्स लिख लिया, आपका ड्यूटी खत्म नहीं होता है, आपको नोट्स का रिवाइज करना होगा, उसको लॉजिकली पढ़ना होगा कि इस इक्वेशन को हम लोगों को तब इस्तेमाल करना होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन या टाइम, इन चारों में से कोई तीन वैल्यू अगर पता होगा तो हम लोग को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है ना। या आप टाइप ऑफ क्वेश्चन से समझ सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ समरी। अंकित, दिस इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। बच्चों वाली अब तो कहानी है नहीं। बचपन में ये सब होता था कि ये लो 2+2 4 होता है, तो अब 4+4 कितना होगा? 8। वैसा नहीं है। अब आपको घुमा फिरा करके उसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो आपको लगाना पड़ेगा अब लॉजिक। बिना लॉजिक का कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले मैं बोला था कि आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कुछ फिक्स तरह का स्टेटमेंट है, फिजिक्स में कुछ फिक्स स्टेटमेंट है जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है ना। एक फिक्स्ड लाइन है। तो आप, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द वर्क डन, तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक समझ नहीं गए कि दिस इज वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है ना। दूसरा चीज ये है कि आप क्वेश्चन का फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, फिगर, है ना। अंकित, अगर मैं बोलूं कि अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन टेबल, तो आपके दिमाग में ब्लॉक का फिगर अब कैसा आएगा? डायरेक्ट ऐसा आता है क्या अंकित? यस ये चीज आपको कैसे समझ में आया? क्या ये चीज आपको पहले भी आता था?
कि मैंने इसको बार बार इतनी बार इस चीज को बोला है कि आपको पता चल गया है कि जब भी ब्लॉक बोला जाएगा तो हमको ब्लॉक ऐसा बना लेना है। यस। ये आपको कहाँ से आ गया? ये चीज आपको पता है क्यों आ गया? क्योंकि आपने इस चीज को मैक्सिमम टाइम रिवाइज किया है, ये आपके दिमाग में बैठ चुका है। अगर मैं बोलूं कि अ बॉल, तो बॉल के समय आपके दिमाग में सिंपल सा क्या आता है? दिस इज ए स्फीयर, ये एक बॉल है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक बॉल है। अब साथ में आप इसके साथ जो गिवन डेटा है वो आप लिखते जाइए। मास इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा मास और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। इसका वेलोसिटी कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो फिगर बना लेने के बाद फिगर में आप उसका लेवलिंग भी तो करो। लेवलिंग कैसे करेंगे? जो डेटा दिया गया है उसको आप लिखिए, उसका डायरेक्शन लिखिए, उसका मैग्नीट्यूड लिखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। आधा क्वेश्चन तो फिगर में खत्म हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। तीसरा चीज ये है कि जो भी कैलकुलेशन है वो सिंबल के फॉर्म में करिए। कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। सिंबल्स के फॉर्म में आप कैलकुलेशन करिए, ताकि एक तो सिंबल्स में आपको ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ता है ना। और अगर आप डायरेक्ट डिजिट पुट करते हो तो बीच में अगर आ गया 250 गुना 50, तो पहले आप गुणा करना शुरू कर दोगे, ये जाने बिना कि बाद में शायद हो सकता है कि 50 कैंसिल आउट हो जाए और ये गुणा करने की जरूरत भी ना पड़े। तो कोशिश करिए कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो जो कैलकुलेशन है वो सिंबल्स के फॉर्म में करें। आपको दिया गया कि बॉडी का मास 50 केजी है, इसका मास 50 केजी है, तो यू नीड नॉट टू पुट द वैल्यू ऑफ 50 केजी। मान लीजिए कि मास 50 केजी है जो कि m के बराबर है। फाइनल आंसर में अगर m आएगा तो 50 लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, खत्म बात। यस और नो? तो ये कैलकुलेशन आप सिंबल्स के फॉर्मेट में किया करें, है ना। और लाइक वाइज जब आप क्वेश्चन और फिगर बना लोगे, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दोगे, तो इन बिटवीन आता है आपका कंसेप्ट। कैसे कंसेप्ट इस्तेमाल करना है ये आपको क्वेश्चन वाइज आपको समझ में आते जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, है ना। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कोई आता है और तुरंत आकर के फिजिक्स का मास्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इट विल टेक सम टाइम, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो। फिजिक्स में आने के बाद पहले सरेंडर करना पड़ता है, फिर धुरंधर बनना पड़ता है। ये आप कैसे करेंगे? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बोलता हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर 10 क्वेश्चन उठाते हो, 10 में से 10 नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, आप 10 क्वेश्चन लेकर के मेरे पास आ जाओ और 10 क्वेश्चन पूछ के जाओ। आंसर नहीं, कैसे सॉल्व करना है ये पूछ करके जाओ और फिर से जाकर के सॉल्व करो, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर आप 10 क्वेश्चन पढ़ के तो आइए। दिक्कत यह है कि सर आप पढ़ता नहीं है, और आप पढ़ भी लेते हो तो आपको लगता है कि क्या पता सर डांट देंगे, तो सर से हम पूछे कैसे। और मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं आखिरी बार याद है कि आप लोग किसी चीज के पूछने की वजह से मैंने डांटा है। मैंने डांटा इसलिए है, एक बार बोला भी है कि रिलेटिव वेलोसिटी के कारण जो मैंने बोला था वो इसलिए क्योंकि एक ही चीज को मैं 5-6 बार बता चुका हूं, फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहा हूं। एक बार गलती ठीक है, 2 बार गलती कीजिए ठीक है, 3 बार गलती ठीक है, बार बार एक ही चीज का समझाना मतलब ऑब्वियसली इरिटेशन तो होता है। मैं बोलता हूं कि आप 10 क्वेश्चन बनाइए, 10 क्वेश्चन नहीं बनता है, 10 क्वेश्चन लेकर के आ जाओ। आए, पूछ लिए कैसे बनेगा, मैंने बता दिया, फिर घर गए ट्राई किए, नहीं बना, फिर वापस आ जाओ कि सर आपने जैसे बताया था वैसे मैंने बनाया, नहीं बना, फिर से बता दीजिए, फिर से बता दूंगा। पर उसके लिए आपको भी थोड़ा भागना पड़ेगा। मैं 30 आदमी के पीछे भागू, इससे बेहतर है कि 30 आदमी मेरे पीछे भाग जाए ना।
मुझे क्या पता कि 30 आदमी में से कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने बारे में जानते हो। आपको, आपके लिए मैं हूं यहाँ पर, आप आकर के पूछो तो सही एक बार। एक दिन में फिजिक्स सही नहीं होगा अंकित, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। चीजों को रट के नहीं, चीजों को समझिए। बहुत ही क्लियर फंडा है, बहुत ही छोटा। फिजिक्स में कोई चीज इलॉजिकल नहीं है, हर चीज के पीछे एक रीजन है। तो उस रीजन को अगर समझ जाओगे तो हर चीज समझ में आ जाएगा। खैर, हम लोग का टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। आज करना कुछ और है, हो कुछ और जाएगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन सर्कुलर मोशन। कंजर्वेशन ऑफ, अब ये जो मैं जो बता रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब अपने अपने आप में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अपने आप में ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन के भी स्पेशली वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन थोड़ा इमेजिन करना भी सीखो, चीजों को इमेजिन करो। अगर मैंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहा तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा? दिस वन इज द वर्टिकल मोशन, ये वर्टिकल मोशन है। जैसे ही मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आता है कि इट्स मोशन विल बी लाइक दिस वन। इसका जो मोशन होगा ये कुछ इस तरह से होगा, सर्कुलर मोशन टाइप का। ये है सर्कुलर मोशन, इट विल बी रोटेट लाइक दिस वन। सर्कुलर मोशन ऐसा है। तो इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखो, सबसे फेमस जो है वो है पेंडुलम। सबसे फेमस जो है एग्जाम्पल इसका वो है पेंडुलम का, जो हम लोगों ने सिमुलेशन दिखा था। पेंडुलम अगर कहे तो आपके सबसे पहले दिमाग में जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? तो फिगर बनना चाहिए पेंडुलम से, वो ये है, दिस इज अ पेंडुलम, है ना? दिस इज अ पेंडुलम। और जो पेंडुलम होता है ये, इट शुड बी लाइक दिस वन। ठीक है। अब ये पेंडुलम रोटेट कैसे करेगा? ये रोटेट कैसे करेगा? आपको याद है कि ये हम लोगों ने सिमुलेशन देखा था, कुछ इस तरह का था, है ना? इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन, इसको हम लोग कहते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना? अब पेंडुलम में देखिए क्या क्या वर्ड होता है, मतलब क्या क्या सेंटेंस या किस किस चीजों पर ध्यान दिया जाता है। आपको जो गिवन डेटा मिल सकता है वो मिल सकता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। ये जो बॉब है, ये जो पार्टिकल है, ये इसका मास आपको दिया जाएगा। इसका मास कितना होगा? मान लीजिए कि इसका मास है mkg, स्मॉल mkg, है ना? नाउ ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। जब ये मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, यहाँ पर, जब ये अपने मैक्सिमम पोजीशन यहाँ पर पहुंच चुका होगा, आप लोगों को याद है सिमुलेशन, वो फिगर याद है जो मैंने वीडियो दिखाया था? यस सर। इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहाँ पर? सर व्हाट विल बी मिनिमम इट्स काइनेटिक एनर्जी? जीरो। मिनिमम तो होगा पर कितना होगा? जीरो होगा। और इस लेफ्ट एक्सट्रीम पर जब ये बॉब पहुंच जाएगा, पेंडुलम पहुंच जाएगा, तो भी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। तो भी इसका इस पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो, है ना? नाउ मीन पोजीशन पर अगर आपको सिमुलेशन याद होगा तो इस पॉइंट पर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको हम लोग क्या मानते हैं? इस मीन पोजीशन के पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मानते हैं जीरो।
इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है ना। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है, देखिए मैं किस किस पैरामीटर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं। दिस इज द लेंथ ऑफ रॉड एल, ये रॉड भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो अगर लेंथ है एल, दिस इज मास एम, और ये अपने इस पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर ये जा रहा है, मतलब ये जो मास है कभी इस पोजीशन पे कभी इस पोजीशन पे, इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस वन। द होल मोशन इज गवर्न्ड अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर जो सब कुछ लग रहा होगा, यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा होगा, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। टेंशन फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और इस टेंशन फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक ही फोर्स के द्वारा काम कर रहा है और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब वी कैन यूज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलिए, तो अगर एक पेंडुलम ये एंगल थीटा बना रहा है, तो जैसे ही ये मीन पोजीशन पर जाएगा, मीन पोजीशन पर ये कुछ ना कुछ इसके पास वेलोसिटी होगा, और ये वेलोसिटी कुछ हो जाएगा, मान लीजिए कि वेलोसिटी है v, इसका वेलोसिटी है v। तो हाउ कैन वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? जस्ट वॉच इट, कि मैं इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट कर लेता हूँ, इस पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। हाउ कैन वी डू दैट? जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। आप इस लाइन में परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लीजिए। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी 0। अगर मुझे ये हाइट पता चल गया, ये वाला हाइट यहां से लेकर के यहां तक, ये हाइट अगर अपने को पता चल गया, तो मैं लिख सकता हूं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट mgh। मान लीजिए कि ये हाइट है h, है ना। कौन सा हाइट? यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट होगा ये h हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, बट जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg इंटू h होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी देखो सेम पॉइंट पर लाई करेगा। तो यहां पर जब ब्लॉक पहुंचेगा, यहां पर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जब ये बॉब पहुंचेगा, तो भी इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल्स टू mgh। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। राइट एक्सट्रीम पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, क्या दोनों जगह इसका एनर्जी सेम है? mgh एंड mgh। काइनेटिक एनर्जी यहां भी 0 और काइनेटिक एनर्जी यहां भी 0। मेरी बात समझ में आई? अब समस्या यह है कि ये h का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। देखो फिजिक्स का रोल खत्म हो गया। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया फॉर्मूला mgh। ये हमारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि से पोटेंशियल एनर्जी से जहां पर 0 है उससे कितना हाइट ऊपर होगा, वो हाइट निकाल लेते हैं, उसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दैट विल बी mg इंटू h के बराबर होगा। ये हमारा कंसेप्ट है। अब दिक्कत यह है कि ये h का वैल्यू निकाले कैसे। तो h का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स। अगेन मैथमेटिक्स ही है जो आपको बचाएगा। अब समझिए कि इस हिंज पॉइंट से यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल लेंथ है वो कितना है? L। और ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये स्ट्रिंग बड़ा छोटा तो होगा नहीं। अगर स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पर L है तो यहाँ पर भी कितना होगा? L ही होगा। अब देखो बोलो, ये चीजें आपको ध्यान में आता है कब? जब आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, है ना। नहीं तो जल्दी ये स्ट्राइक नहीं करता है। आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये अब क्या करें, फंस तो गए। तो सोचिए कि यहाँ पर लॉजिक क्या था कि ये स्ट्रिंग
अगर एल लेंथ का है तो यहाँ पर जाएगा तो भी ये कितना होना चाहिए, एल लेंथ का ही होना चाहिए। नाउ फॉर दिस ट्रायंगल ओ पी एंड क्यू, जो एल लेंथ है इट विल बिकम हाइपोटेन्यूस, तो ओपी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो एच का वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं यहां से कि एच विल बी इक्वल्स टू एल माइनस एल कॉस थीटा। एवरीवन से यस और नो, क्या एच इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस ओ से पी लेंथ, अगर माइनस कर देंगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. इज इट ओके टू एवरीवन? ओके सर श्वेता, कॉस थीटा कहाँ से आया? कॉस थीटा कहां से आई है? थीटा है यस सर। तो इसका कंपोनेंट इसके तरफ क्या आएगा? कॉस थीटा समझ गए सर। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज एल कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर एच के जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा in the terms of given data m into g into l 1 minus cos theta। बोलो कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई ये चीज समझने में? अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। खत्म। अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। बीन पोजीशन पर, बीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? क्योंकि वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं कि इस एक्सट्रीम पोजीशन का टोटल एनर्जी मीन पोजीशन के टोटल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वी कैन राइट हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। मेरी बात समझ में आई यहां नो। तक? हेलो। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई सर प्रॉब्लम है? No, sir. सर ओके। इक्वल काउंट कर दिए, है? इक्वल काउंट किए। किसको इक्वल किए? वही कंजर्वेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तुम बताओ। अब ये तो तुम्हारे लिए है ना, why it should be equal? कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी एक कोई बता टॉपिक सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया है? कोई बता सकता है why I did this? यस सर। बोलो। क्योंकि जितना एनर्जी ना ही लॉस होता है, बस सिर्फ ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसलिए अगर जितना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे है तो वो भी उतना ही होगा उस पॉइंट पे भी। या मैंने लगा दिया है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही ये पूरा ऑसिलेट कर रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो शायद ये ऑसिलेट नहीं कर पाता, है ना? तो ये सारा का सारा सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑसिलेट कर रहा था। तो यहाँ पर एक ही फोर्स लगेगा, दैट विल बी द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, दैट विल बी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में टोटल एनर्जी का सम इक्वल होना चाहिए। मैंने निकाल दिया दोनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी। मिड पोजीशन पर टोटल एनर्जी आता है, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मिड पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो बचा क्या, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, तो बचा क्या, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। बस इसी चीज को इस्तेमाल किया है। हम दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर भी तो ले सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आप उससे लेकर के क्या पालोगे भाई? आप ही ना भी बोले कि कोई दो पॉइंट के बीच में जो भी कंजर्वेशन आपको होगा। वेलोसिटी चाहिए ना, आप दो इंड पॉइंट के बीच में लेंगे, mgl cos थीटा बराबर mgl cos थीटा, दोनों कट कट के 1 बराबर 1 आ जाएगा, मिलेगा क्या आपको? अकॉर्डिंग टू यू बोले सर, अभी आप ही अरे ना बोले। अकॉर्डिंग टू मी तो आप हर एक पॉइंट पर लगा ही सकते हो। ये तो डिपेंड कर रहा है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी वाला टर्म तो लेके आना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए उस हिसाब से तो मैं वो पॉइंट सेलेक्ट करूंगा ना। अब इन दोनों पॉइंट को अगर आपने सेलेक्ट कर भी लिया तो आपको मिलेगा क्या, कुछ नहीं। अब चलो देखो, ये स्टेटमेंट से आपको फायदा क्या होगा, इस स्टेटमेंट से आप निकाल सकते हो। देखो मास मास पहले कर दो कैंसिल। जब मास मास कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हो इस यहां से कि v इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का अंडर रूट, इसका हो जाएगा अंडर रूट। दैट विल बी अंडर रूट। ठीक है, तो दिस विल बी द वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। अब इस वेलोसिटी का हम क्या करें, देखो इस वेलोसिटी का बहुत फायदा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ये समझिए। आप यहां से भी आप समझ सकते हो, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ये कि अगर मैं थीटा एंगल से किसी भी पेंडुलम को रिलीज करूं तो मीन पोजीशन पर इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर थीटा एंगल से किसी भी पेंडुलम को ड्रॉप करूं तो इसका मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा। इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दीजिए, मीन पोजीशन पर कितना वेलोसिटी दे कि ये थीटा एंगल तक पहुंच जाए। मेरी बात समझ में आई? आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है पेंडुलम से रिलेटेड, वो ये होगा कि अगर किसी भी थीटा एंगल से एक पेंडुलम को रिलीज किया गया है तो मीन पोजीशन पर उसका वेलोसिटी बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मीन पोजीशन पर मैं कितना वेलोसिटी दूं कि ये थीटा एंगल तक पहुंच जाए। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? ये टॉपिक समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. दिस हाँ इज सर। कॉल्ड एज पेंडुलम। दिस इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो लिख लिया होगे होपफुली। अगर मैं इस पर बेस्ड एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, सर लिखिए कहाँ? मुझे क्या पता, कॉपी पे लिखो। वे सर रुकिए। तो तब से तुम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लिख रहे थे तो तुम लोग समझ तो नहीं रहे होगे। सर लिख लिए सर। लिख लिए सर, उसको स्क्रीनशॉट। वो स्क्रीनशॉट ले सर लेट लिया। से ज्वाइन किया है ना सर, लेट से ज्वाइन किया है वो। हाँ तो वो अपना चले, जो लेट से ज्वाइन किया ही शुड ना नो हिज लेट ओन। ज्वाइन नहीं किया, अभी ये जब इस टॉपिक से पहले ज्वाइन किए थे। क्या बोला, जो झूठ न तो लो। चलो एक क्वेश्चन करिए इस पर। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एग्जांपल कुछ ऐसा है कि देयर इज अ पेंडुलम व्हिच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस पोजीशन।
इस पोजीशन से ड्रॉप किया गया, है ना। तो if the length of the pendulum is 2 meter and this mass is equal to 4 kg, then find the velocity at its या बोल सकते हो सिंपल क्वेश्चन ये कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इट हैज, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम। इस पेंडुलम का मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए, बता सकते हो? यस सर। बताइए। जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना होगा ये बता दो, बाकी सब समझ जाएंगे। 180. सर 180 होगा 180 क्यों? सर, क्योंकि सर वो स्ट्रेट Straight line. है Due to straight line. ड्यू टू स्ट्रेट लाइन। मैथ्स में सिर्फ इतना ही पढ़ा है। ये जो हमने जो थीटा माना था ये किससे माना था? ये सर ग्रेविटी के कारण से 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा, हमने थीटा का वैल्यू कहाँ से लिया था? इस वर्टिकल मीन पोजीशन से ना। एंड दिस विल बी Yes, sir. थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अगर आपने 180 लिया होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर आपका गलत आता। सो यूज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आया क्या? 2 मैक्सिमम √10. वेलोसिटी कहाँ आएगा? 2 √10. 2√10। और कोई? सर बस और हो कोई गया। है? इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होगा अंकित? 2 √10. ओके 2 √10 ही है. ओके प्रियांशु, यस सर। इसका मैक्सिमम वेलोसिटी बता सकते हो कि किस पॉइंट पर होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होता है? सर नहीं पता। नहीं पता। उस दिन सिमुलेशन देखा था जिस दिन मैंने बताया था? यस सर 2 √10 ही होगा। जिस दिन मैंने दिखाया था वो इस पर वीडियो एक, वो देखे थे? नो सर। वेरी गुड। प्रशांत, यस सर। मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होता है? सर नीचे में। नीचे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? सर इसको कहते हैं मीन पॉइंट। वेरी गुड, मीन पोजीशन। और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होगा? मिनिमम वेलोसिटी हाँ सर ये राइट और लेफ्ट में। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन उसको कहा जाता है। तो ये रहा मीन पोजीशन। तो ये जो वेलोसिटी आया, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। यही है मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पर अगर थीटा का वैल्यू 90 कर देंगे, cos 90 कितना होता है? 0. 0। तो दिस विल बिकम 0। So velocity, maximum velocity in this case, V max will be √2g into L के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा? √2 into 10 into L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 मीटर। मतलब कितना हो जाएगा? 2√10 मीटर पर सेकेंड। That will be the maximum velocity। अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन में कि एक 2 मीटर
लंबा स्ट्रिंग में एक पेंडुलम बंधा हुआ है, मिड वेलोसिटी पर कितना वेलोसिटी दे, मिड पॉइंट पर कितना वेलोसिटी दे कि ये पेंडुलम हॉरिजॉन्टल हो जाए। क्वेश्चन फिर से बोलूं? 6.3 मीटर पर सेकेंड। है 6.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देंगे तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल। वही हो गया ना 2√10 वाला। यस सर। मीन पोजीशन पर आप कितना वेलोसिटी देंगे कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, यही बात हो गया। इसी को जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये जो वी मैक्स आया ये दोनों मतलब हो गया। नहीं आया समझ में? जा, बहुत भारी यस क्वेश्चन सर है। आया। आया क्या सबको? प्रशांत? यस सर। तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नहीं, आप कह सकते हो कि ये भी एक तरह से डेरिवेशन ही है, ये भी एक तरह से डेरिवेशन ही है। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया ऐसा कि एक पेंडुलम है और ये एक रॉड से बंधा हुआ है, एक रॉड से बंधा हुआ है, इट्स लाइक दिस वन, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर, मुझसे पूछा गया है कि इस मिनिमम पोजीशन पर, लोएस्ट पोजीशन पर कितना वेलोसिटी दे ये कंप्लीट वन रोटेशन कर जाए। मेरी बात समझ में आई? दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L और इसका मास दिया गया है M। दिस इज स्ट्रिंग, है ना। सो फाइंड the V minimum so that the bob will complete one revolution, मिनिमम कितना वेलोसिटी दे कि ये बॉब पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर जाए। सो देखो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, आप लोग अभी वेट करिए। इनको लगता है कि हम बना सकते हैं, बनाइए, पर मुझे नहीं लगता है कि ये बन पाएगा। ये कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन होगा, है ना, ऐसा सर्कुलर मोशन होगा। मैं इसका थोड़ा स्ट्रिंग कम कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, या 1 मिनट सर उसके स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? है। फिर स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? L मीटर ये दिया तो है L, इट विल गोज लाइक दिस वन। ये कुछ ऐसा कंप्लीट करेगा अपना सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आंसर होगा √2GL। √2GL देख लेते हैं, शायद ज्यादा होगा, √5GL हो जाए। सो इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे करते हैं। मुझे ये तो सबको समझ में आया ना कि इसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहला कंसेप्ट तो यही है कि इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो कंसेप्ट क्या है। हम लोग सर आपने जितना बोला था उतने से तो बना नहीं, तो ठीक है ना, ये आपके लिए एक अलग क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट समझिए कि क्या है। ये है स्ट्रिंग। अगर आप इसको कंप्लीट रोटेशन कराना चाहते हैं तो ये अपने सबसे वर्स्ट कंडीशन में होगा जब ये अपने टॉप पोजीशन पर होगा, है ना, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा चांसेस है कि ये बॉल नीचे गिर जाए। यस सर नो। सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन कब होगा? जब ये अपने टॉप पोजीशन पर होगा। अगर इस पॉइंट को ये क्रॉस कर गया, इस पॉइंट को ये क्रॉस कर गया तो बाकी का ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने टॉप पोजीशन पर पहुंच जाए, ठीक है। टॉप पोजीशन पर अगर आप देखेंगे तो इस ब्लॉक का मास जो M है
इस पर नीचे के तरफ एक mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? अब अगर इस पोजीशन पर पहुंच करके बॉल का वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगा, कंडीशन लगाते हैं कि अगर 0 हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगना था वो तो 0, खत्म। तो बाहर की तरफ नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा, तो ये बॉल यहां से कहां गिर जाएगा? नीचे की तरफ। इट विल नॉट कंप्लीट इट्स सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अगर इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg के बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी है दिस इज v bd वर्ब, और यहाँ का जो वेलोसिटी होगा ये कुछ मान लेते हैं, लेट से v है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ v है। आई बात समझ में? तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कितने के बराबर हो जाएगा? mv² बाई r के बराबर। r के बराबर लेंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये रेडियस l, दैट विल बी l। डायरेक्ट लिखते हैं, m से m कैंसिल, तो यहां से v का वैल्यू कितना आ गया? v का वैल्यू आ गया √gl। यहां तक बोलो ये किसको किसको नहीं समझ में आया? अगर इस पॉइंट पर इतना वेलोसिटी नहीं हुआ तो ये बॉल यहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा और ये सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये फोर्स अनबैलेंस हो जाएगा और ये बॉल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको इसको कंप्लीट रोटेशन कराना है तो इसके मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम इतना वेलोसिटी चाहिए होगा। अंकित बोल रहा है एल कहां से आया? अंकित, इस पूरे सर्कल का रेडियस पता है कितना होगा? नहीं है? 180 डिग्री हो जाएगा ना सर? रेडियस कितना होगा? रेडियस 360। अरे भाई पूरा रेडियस सर्कल। वो एंगल है भाई, वो एंगल है 360 डिग्री। रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर से यहां तक की दूरी। और वो कितना है? एल दिया हुआ। हाँ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv² बाई r। r की जगह पर क्या है? एल L। दिया हुआ। आया क्या? यस। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? जब ये पता चल गया तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम लोग 2 पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। कौन से 2 पॉइंट? एक ये पॉइंट जो बील पोजीशन वाला था और एक जो सबसे टॉप पोजीशन पर होगा। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लूं, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सी, दिस इज एल, दिस इज एल, तो ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 2l। तो मैं लिखूंगा यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी 2mgl। बोलो किसको तकलीफ पहुंचा? ऐसा लिख सकता हूं मैं, mg इंटू 2l, बोले तो 2mgl। और इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी v है तो काइनेटिक एनर्जी मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ m v²। v का स्क्वायर बोले तो √gl का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा? v² के जगह पर gl। यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v मिनिमम का स्क्वायर। हमें यही तो चाहिए, v मिनिमम। बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं?
कि हाफ ऑफ m into v minimum का square will be equals to, that is the total energy at mean position. total energy at extreme position क्या होगा? 2mgl प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? mgl/2. हाँ, मास कॉमन है तो मास को तो काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? v मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 गुना 2 4gl प्लस 1 5gl 5gl. कोई दिक्कत किसी को? बाय 2 सर. बाई 2, 2 कट गया, तो v मिनिमम कितना आ गया? √5gl. √5gl. बोलिए, 5√2l. anyone has issue with this? किसी को लगा कि ये कंसेप्ट नहीं लगना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था? सर मेरे को समझ नहीं आया, पोटेंशियल एनर्जी 2 mgl. हाँ, अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ से इस पॉइंट का हाइट कितना होगा? l. L कैसे होगा भाई नालायक? ये अगर L है तो ये भी तो L है. यस सर. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2l. तो mg इंटू 2l कितना होगा? 2 mgl. हो गया, कितना आसान. और किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, सिर दर्द, नो मन सर. में बेचैनी, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है? ओके चलिए, तो मिनिमम वेलोसिटी यहां से आ गया √5gl. अगर मैं कहता कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक रॉड है, मेरी बात समझिए, अगर मैं बोलूं कि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये एक रॉड है, तो भी क्या यहां पर मिनिमम इतना वेलोसिटी चाहिए था क्या? हेलो, यस सर. मेरी बात समझिए, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये स्ट्रिंग नहीं है, ये ऐसा रॉड है, तो इसको कंप्लीट एक सर्कल करने के लिए इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी का √2gl होना जरूरी है क्या? नो नो सर. सर. आप तो इसको डायरेक्ट No. छोड़ दीजिए, ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा. अगर ये घूम करके यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 भी हो गया, तो बाकी का ये काम अपने आप कंप्लीट हो जाएगा. तो जो सैफ आपने जो कैलकुलेट किया था ना, √2gl, दैट इज फॉर इफ दिस पेंडुलम इज अटैच्ड बाय अ मासलेस रॉड. नहीं आया समझ में? ऐसा क्यों होता है सर? नो सर. चलो फिगर बना देते हैं. नहीं समझ में आए तो सबसे पहला चीज है फिगर बना लीजिए. ये रहा एक मासलेस रॉड. ऐसा इसलिए होता है अविनाश, क्योंकि रॉड क्या होता है? रिजिड. रॉड क्या होता है? रिजिड होता है. तो ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाकर के बेंड तो होगा नहीं, है कि नहीं? और स्ट्रिंग क्या होता है? लूज होता है. तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर स्ट्रिंग जाकर के क्या हो जाएगा? लूज. तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा तो बॉल नीचे गिर जाएगा. अब ये चूंकि रॉड है, रॉड को जब आप रोटेट करेंगे, ये जब टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा, तो रॉड तो भैया ये ढीला तो होगा नहीं ना. अगर ये रॉड पर इस बॉब का एफजी फोर्स नीचे के तरफ लगेगा, तो ये जो बॉब है उस पर ऊपर के तरफ नॉर्मल फोर्स लगा देगा ये रॉड, है ना?
तो इस mg फोर्स को बैलेंस करने के लिए किसी तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जरूरी नहीं है। एफ सेंट्रीफ्यूगल में भी 0, ये 0 होगा तो भी चलेगा, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया समझ में? ये रॉड है, रॉड, और रॉड क्या होता है? रिजिड, रॉड बेंड नहीं होगा। तो रॉड नॉर्मल फोर्स लगा देगा जब इस रॉड पर mg फोर्स लगेगा नीचे के तरफ, तब जब जाकर के यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी भी मिनिमम जो होगा वो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है वो आपको 0 है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी ना हो तो भी चलेगा। यहाँ पर तो v मिनिमम हो गया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी चाहिए दैट शुड बी 0। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा? mg इंटू 2l के बराबर 2l, और जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर चाहिए वो 0। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ m इंटू v मिनिमम का स्क्वायर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgl। बस काट दीजिए, और ये इसको 4 से गुणा कर देगा तो v मिनिमम हो जाएगा कितना? √4gl या 2√gl। नहीं आया समझ में? कोई है जिसको झगड़ा करना हो? यस सर, हमको हाँ बोलो। प्रीवियस पेज पलटिए न। प्रीवियस पेज ये रहा। सर वहां देखिए पोटेंशियल इक्वल टू 2mgl है न। हाँ यहाँ पर जब सर मास ऊपर में जाएगा बॉब, हाँ, फिर भी तो वो मोशन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर रहेगा। देखा कितना सीरियस तुमको गंभीर बीमारी है, काफी अंदर तक ये चोट पहुंच चुका है। कौन देगा जवाब इसका? किसी के पास है क्या? आयुष, यस सर। क्या जब कोई बॉडी मोशन में होगा क्या यस उसके सर। पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है? यस सर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है मूविंग ऑब्जेक्ट के पास, या वेलोसिटी जिसमें हो। वेरी गुड। हाँ सैफ बोलो। अब तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ नहीं है भाई, आयुष से फरिया लो। ये तो बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट मूविंग होगा तो उसके पास दोनों पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। ऐसा नो किसने कहा कि होगा। मूविंग ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है? क्या अविनाश, तुम क्या बोल रहे हो? मूविंग ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेगा सर? सर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ना होता है। ओके, सो सैफ, अविनाश और आदित्य, ये 3 लोग एक तरफ हो गए। आयुष के सपोर्ट में कोई है क्या? सरकार गिरने वाली है इसकी। सर आज से 3 दिन पहले आप बताए थे मूविंग ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। ऋषि राज आया तुम्हारे सपोर्ट में? ऋषि, यस सर, दोनों होता है। यस सर, दोनों होता है। तो समझाओ 3-3 दोनों हो कैसे गया। होता है। हाँ चलो समझाओ भाई, कौन समझा रहा है? सर हम प्रूफ करके भेज दे क्या? पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के अंदर कंजर्व रहता है। पोटेंशियल जब एनर्जी मास ड्यू टू हमको पोजीशन। अंदर स्टोर होता है, पूरा बाद में अभी करो। अबे नालायक, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन, इट इज नॉट ड्यू टू द वेलोसिटी। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास जब वेलोसिटी होगा तो क्या उसका पोजीशन 0 हो जाएगा? नो सर। अगर अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा यहां पर तो इसका पोजीशन 0 हो जाएगा। तुम लोगों को वो सारा जितना भी एनिमेशन था दिखाना सब बेकार गया।
अगर आप किसी बॉल को थ्रो करते हो हवा में, ये ऊपर जाएगा, वहां से फिर नीचे आएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। मान लीजिए कि ये h/2 हाइट पर होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 नहीं होगा, यस तो Yes, क्या सर। यहाँ sir. पर वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए? नो सर। हेलो मिस्टर अविनाश, यस सर। यहाँ पर तो इस हाइट पर या तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा या तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब आपने यहाँ से बॉल को थ्रो कर दिया नीचे के तरफ तो हर एक पॉइंट पर इसके पास तो वेलोसिटी तो आएगा। यस सर। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होना चाहिए। नो सर। नहीं, क्यों? ऑब्जेक्ट तो मोशन में है ना यहाँ से लेके यहाँ तक। सैफ अली, हाँ गेट बे दैट। सैफ अली बाहर निकल, आजा आजा आजा। हाँ जान गए हाँ, समझ गए। जान गए, हाँ दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको। लेकिन सर क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोले थे उस दिन कि ये भ्रम में मत रहना कि मूविंग ऑब्जेक्ट के बाद पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। हर साल ये सवाल पूछता है, एक ही चीज। क्लास में एक आदमी जरूर होगा जिसको ये डाउट होता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकता है। इसलिए मैं पहले ही बोला था कि मत पूछना ये सवाल। आदित्य यस सर। कहाँ रहता है दिमाग, सर सोया समझ रहता गए है क्या? समझ गया? यस ऐसे तुम लोग समझता ही नहीं है, बिना लात जूता खिलाए तुम लोगों को, तुम लोग समझ ही याद ही नहीं रहता है। अब से बता करके 4-4 छड़ी मारेंगे। जब मारेगा मीठा के साथ मिर्चा मिलेगा ना तब याद रहेगा कि ओ मीठा किसको कहते हैं। फिर से छड़ी के साथ याद रहेगा, छड़ी चार्ज पर आता तो वो याद रहेगा। और छड़ी याद रहेगा फिर ही भूल जाएगा। नहीं नहीं, छड़ी वाला चीज याद है, कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसके साथ वाला चीज याद होना भाई चाहिए। जूता से हाँ, मार खा ले, छड़ी से नहीं खाइए। अगले बार जूता बनवा, रुको जूता का एक ऑर्डर दे देते हैं अलग ये सर आयुष का आइडिया है, उसी को दीजिए, ये उसका आइडिया। से। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। ये समझ में आया? तो देखो इसमें हम लोगों ने लगभग आपको 3 तरह का क्वेश्चन कर दिया, आपको याद होगा। तो ये एक पेंडुलम था, पहला था स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में एक क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे यहां से यहां तक अगर पहुंचना है, ऐसा इतना वेलोसिटी दे कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना देंगे? केस नंबर 1। दूसरा केस ये था कि अगर ये स्ट्रिंग है तो मिनिमम वेलोसिटी बताइए ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, सर्कुलर मोशन कर ले। ये एक केस बताइए, है ना? 2 केस हो गया, है ना? इसमें से एक ये भी था कि अगर कोई भी एंगल थीटा तक अगर इसको जाला है, ये भी एंगल बताइए, अगर कोई एंगल थीटा तक जाला है, तो ये केस नंबर 3 था, दैट इज 3। ये हो जाएगा √GL1 - cos थीटा। तो ये स्ट्रिंग के केस में हमने 3 केस बना लिया। सिमिलरली आप रॉड के केस में भी यही तीनों बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिंग की जगह रॉड ले ले तो भी आप इसी 3 केस को बना सकते हैं। आई बात समझ में? सो दैट इज द यूज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप यहां से कोई भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इजीली बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आप वर्क पावर एनर्जी से लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक्सेप्ट कोलिजन। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है पावर। तो सर फटाफट नोट कर रहे थे पीछे वाला। ये वाला, इसमें क्या है नोट करने वाला? सर हो गया। यहाँ पर V मिनिमम
का जो फॉर्मूला था इसके लिए V मिनिमम ये था रूट अंडर 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। स्ट्रिंग के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज अंडर रूट ऑफ, स्ट्रिंग के लिए रूट अंडर 2G इंटू L, और इसके लिए था रूट अंडर 5GL, 3 जगह। सिमिलरली रॉड के लिए आप लिख लीजिए कि इस भी मिनिमम पे यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ चेंजेस यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 4GL। ये किसके लिए है? फॉर रॉड। चलिए आगे बढ़े। यस सर। Yes. पावर 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 पावर, लेट्स डिस्कस अबाउट पावर। देखिए पावर मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का मतलब हो जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये मतलब सबको पता है, डेफिनेशन बचपन से रटते आ रहे हो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज पावर। पावर को हम लोग डिनोट करते हैं P से, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। शॉर्ट में अगर कहे तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो पावर का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग कहते हैं वॉट, तो जिसका SI यूनिट पावर का क्या होगा? वॉट, है ना। तो जूल पर सेकेंड को ही हम लोग वॉट कहते हैं। जूल पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज वॉट। वॉट का चूंकि साइंटिस्ट के नाम पर है तो इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल W होगा, और दिस इज SI यूनिट, दिस इज SI यूनिट। पावर का SI यूनिट क्या है? वॉट है। ठीक है, जो डायमेंशन होता है पावर का, डायमेंशन ऑफ पावर P, दैट इज वर्क का डायमेंशन बोले तो ML स्क्वायर T⁻⁻² डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन T। पावर का डायमेंशन हो जाएगा ML स्क्वायर T⁻3। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, हालांकि वॉट जो है ये बहुत ही छोटा यूनिट है, तो हम लोग ज्यादातर जो मेजरमेंट करते हैं वो मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ किलोवाट। वॉट बहुत ही छोटा यूनिट है, तो हम लोग ज्यादातर मेजरमेंट वॉट के टर्म्स में करते हैं, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट, 1000 वाट। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बचपन में, बचपना यहीं पर खत्म। ये सब क्लास 10th तक ये सब जानते हो आप लोग, ये चीजें होता है। अब हम लोग आते हैं कि इसको 11th के लेवल पर कैसे खत्म करें। हम लोग जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, मतलब इन डिफरेंशियल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वेरी स्मॉल वर्क done in very small unit of time. This is dW by dt. Okay, so आप ये लिख सकते हो कि जो वर्क डन होता है that work done is equal to force into displacement. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा F इंटू dx बाई dt।
प्लस प्लस एक्स को बाहर निकालिए df बाय dt, है ना। सो यहां से मैं एक केस लग सकता हूं, और केस क्या होगा कि इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है, याद रखिएगा फोर्स कांस्टेंट है, तो df बाई dt जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो मैं लिख सकता हूं कि इफ फोर्स इज कांस्टेंट then power will be equals to F dot dx by dt. ओके, dx by dt को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी। yo bro, so this will V. become power is equal to F dot v, है ना। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखे इसी को, तो आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, आप इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब देखो, इस फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन था, लोग फॉर्मूला ये याद रखते हैं, है ना, और ये कंडीशन भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है यहीं पर, सारा हिसाब किताब फिर आता है कि अरे मास्टर गलत पढ़ाया था। अगर ये उस दिन हमको बता दिए होते तो मेरा ये गलत नहीं होता, है ना भाई। कंडीशन ये है इसके साथ कि यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये आपके लिए एक ये आपके लिए दो फॉर्मूला बन गया, कंडीशन अप्लाइड, है ना, नीचे स्टार बार करके कंडीशन अप्लाइड इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। ये तभी होगा जब क्या होगा, फोर्स आपका कांस्टेंट होगा। इस चीज से देखिए जरा, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई टी टी। अगर मुझे यहां से अगर क्वेश्चन बनाना है तो मैं और दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन बना सकता हूं इस स्टेटमेंट को यूज करके, किसी का दिमाग चल रहा है। मैं इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकता हूं इन ग्राफ। मैं यहां से ग्राफ के लिए बना सकता हूं। कोई सोच सकता है कि ग्राफ मैं कैसे पूछ सकता हूं, व्हाट कुड बी द ग्राफ। फोर्स वेलोसिटी ग्राफ हो सकता है। यस, मैं यहां से तीन तरह का ग्राफ दे सकता हूं, पता है क्या, सोचिए क्या क्या। वर्क टाइम ग्राफ, मैं वर्क एंड टाइम ग्राफ दे सकता हूं, है ना। मैं यहां से तीन ग्राफ दे सकता हूं और आपसे मैं अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता हूं। पहला मैं ग्राफ पूछ सकता हूं ये दे करके कि आपके पास अगर ग्राफ है पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का, फर्स्ट पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, पावर वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है, देखिए फॉर्मूला से क्वेश्चन बनता है, मेरे पास फॉर्मूला सामने है और मुझे तीन तीन तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। पहला, मैं P इंटू डी टी कर दूं, अगर मैं P इंटू डी टी कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क। वर्क।
वर्क मिलेगा। अब एक्स एक्सिस पर पावर कर देते हैं, दूसरे एक्सिस पर टाइम, दोनों का एरिया अंडर कर्व हमें क्या दे देगा? हेलो, यस सर। वर्क सर वर्क। वर्क सर वर्क, वर्क देगा वर्क। यस, अगर मैं एक एक्सिस पर मैं पावर बना देता हूं, दिस इज पावर एंड दिस इज टाइम, तो कोई भी कर्व हो, कैसा भी कर्व हो, इसका जो एरिया अंडर कर्व होगा, दिस विल गिव पावर। अब इस पर मैं क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक ही तरह का मकसद है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि किसका एरिया अंडर कर्व, किसका स्लोप क्या देगा। तो एरिया गिव्स पावर, वर्क। तो मैं आपको पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ दे करके और ये पूछ सकता हूं कि बताइए इसका वर्क कितना होगा। दूसरा मैं ग्राफ दे सकता हूं, पता है किसके बीच में? दूसरा ग्राफ दे सकता हूं वर्क वर्सेज टाइम ग्राफ, वर्क वर्सेज टाइम ग्राफ, ये मैं दे सकता हूं। और वर्क वर्सेज टाइम ग्राफ में पता है क्या होगा? आप बता सकते हो कि वर्क वर्सेज टाइम ग्राफ दे करके मैं क्या पूछ सकता हूं? पावर। बिल्कुल, मैं वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ दे करके और आपसे पूछ सकता हूं कि बताइए इसका पावर कितना होगा, है ना? दिस इज वर्क और दिस इज टाइम। वर्क वर्सेस टाइम का कौन सा चीज हमको पावर देगा? उसके लिए पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। वेरी गुड। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आपसे पावर, किसी भी टाइम से आपसे पावर पूछा जा सकता है, तो आपको निकालना पड़ेगा एक स्लोप, दिस एंगल, दिस इज एंगल थीटा। मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dw बाई dt। यस सर, नो? यस सर। यस सर। अब इस पर मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बार बार, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। मैं ये इस तरह के क्वेश्चन में आप हर बार क्या करूंगा, आपको एक वर्क का एक ग्राफ दे दूंगा, उसका एंगल दे दूंगा, और फिर पूछूंगा कि बताइए पावर कितना है। तो आप क्या करेंगे? tan ऑफ थीटा लिख करके डायरेक्ट मुझे चिपका देंगे। मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकता है। और तीसरा जो ग्राफ होगा वो मैं इनके बीच में बना सकता हूं। थर्ड टाइप का ग्राफ मैं बना सकता हूं बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो बता सकते हो कि फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर का वो फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर में क्या कैलकुलेट करेगी कि मुझे पावर मिलेगा? बोलो बोलो बोलो। एरिया अंडर कर्व सर। एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, यस सर। जब भी मल्टीप्लीकेशन हो, एरिया अंडर कर्व निकाल दो। जब डिवाइड हो तो स्लोप निकाल दो। सिंपल सा रूल है। मल्टीप्लीकेशन दिखा, एरिया अंडर कर्व। मल्टीप्लीकेशन दिखा, एरिया अंडर कर्व। पावर डिवाइड में दिखा, स्लोप निकाल लीजिए, बस। तो यहां पर फोर्स वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा, दैट विल गिव्स एरिया अंडर कर्व gives power, gives power। ठीक है, तो फोर्स एंड वेलोसिटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमें पावर देता है। यहां तक समझ में आया?
yes एक sir, चीज आप इसमें नोट्स में ऐड कर लीजिए, 1 HP, कभी कभी जो HP के फॉर्म में दिया जाता है ना, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है, 746 वाट। तो घरों में मोटर वगैरह जो आता है वो HP के फॉर्म में लगा रहता है। अच्छा, HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। तो अगर आपके घर में 0.5 HP का अगर मोटर लगा हुआ है, इसका मतलब वो कितना पावर कंज्यूम करता होगा, दैट विल बी अराउंड 320 वाट का पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, कंप्लीटेड। yes sir, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क पावर एनर्जी। पावर में आप समझ गए, पावर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन उसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं आता है ना। सो आपको जो इसमें एनसीईआरटी में फार्मूला बेस्ड होगा, आपको फोर्स दिया जाएगा, वेलोसिटी दिया जाएगा, पूछेगा कि पावर बताइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक इंजन है, मतलब एक ट्रक का इंजन है, और वो इंजन एक गाड़ी को कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, गाड़ी को कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है। लेट्स से दैट पावर इज P, दैट पावर इज P। अगर इस गाड़ी का वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, बहुत ही आसान, ऐसा ही सवाल आता है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा कुछ खिचड़ी आएगा नहीं। अगर इस गाड़ी का वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड the force exerted by engine बहुत ही आसान। पावर कितना है सर? P, पावर इज इक्वल टू P। हो जाएगा पावर तो वी नो डैट इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बहुत ही P आसान by है, V। F इज इक्वल टू P बाई V। बस हो गया, इसी तरह का कुछ कैलकुलेशन आता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ है नहीं। अगर आपको वर्क डन आता है निकालना, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, दैट विल बी योर पावर। मैं बोला था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए कि देखिए, अगर मैंने बोला था कि वर्क में टाइम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, आप इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले करके जाने में आप 5 साल लगाइए, वर्क mgh ही होगा। लेकिन अगर आपको यहां से यहां तक ले करके जाने में 5 साल लग रहा है, इसका मतलब आपका पावर 0 है, क्योंकि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है पावर। तो पावर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि कौन आदमी कितना जल्दी काम कर सकता है, दैट इज पावर, है ना। एक मोटर का वैल्यू 5 HP है, एक मोटर का वैल्यू 1 HP है। इसका मतलब यह है कि 5 HP वाला मोटर पानी जल्दी भर देगा, 1 HP वाला मोटर पानी ज्यादा देर में भरेगा। काम दोनों सेम करेंगे। 1 HP वाला भी अगर फर्स्ट फ्लोर पर पानी पहुंचा सकता है, तो 5 HP वाला भी पहुंचा सकता है, पर दोनों में फर्क क्या है, 5 HP वाला जल्दी भर देगा, 1 HP वाला टाइम लगाएगा। तो पावर इज ओनली अ पैरामीटर टू मेजर कि हाउ फास्ट अ पर्सन या और एनीथिंग कैन डू अ वर्क।
is called power. You got it? Yes, sir. We got it. अगर वेरिएबल फोर्स होगा, अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, डिवाइडेड बाय टाइम कर दीजिए, दैट विल बी योर पावर, है ना? तो कुछ नया नहीं है इसमें। आगे बढ़े? जी सर। यस सर। वैसे 3:45 हो गया है, 15 मिनट में कोलिजन। कोलिजन के लिए अपने को एक एक्स्ट्रा क्लास लेना ही पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, कोलिजन को मैं स्टार्ट कर देता हूं और खत्म शायद कल या परसों में हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले लेके खत्म करेंगे कोलिजन को। कोलिजन देखिए, कोलिजन का मतलब सब लोग जानता है, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, है ना? कोलिजन का मतलब होता है टकराना। एंड कोलिजन इज ऑलवेज, इट इज आइसोलेटेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कोलिजन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकता है ना? तो हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट कोलाइड करने वाला है या कोलिजन कर रहा है, उन दोनों को हमेशा सिस्टम मान लेंगे। कोलिजन का प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो इसमें दो कंसेप्ट लगता है। पहला कंसेप्ट, पहले समझिए कि कोलिजन का मतलब क्या हो गया। when two object imparted a large force, on each other, for very short interval of time. Short interval of time. अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इम्पार्ट मतलब लगाते हैं, इम्पोज करते हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में, तो हम लोग इसको कहेंगे कोलिजन, है ना? तो नॉर्मली कोलिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में या तीन ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। जब भी कोलिजन होगा एक ऑब्जेक्ट में, तीन स्टेज कोलिजन में होता है। एक होता है पहला बिफोर कोलिजन, एक होता है इंटरमीडिएट कोलिजन और एक होता है आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये हो गया कि एक बॉडी बिफोर कोलिजन ये कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है और ये u वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है? दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन। ये दोनों अलग अलग है। सुनील सर है, उनको ठंडा लग रहा है, चादर ओढ़ रहा है। ये बिफोर कोलिजन है ना, दिस इज बिफोर कोलिजन। जैसे ही ये दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगे, मान लीजिए ये एम मास है, ये कैपिटल एम मास है, जैसे ये कोलिज मतलब नजदीक आएंगे, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेज। ये जो एम मास है, ये एम मास इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इधर के तरफ, और ये जो स्मॉल मास है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर के तरफ। दिस विल बी द लार्ज फोर्स, है ना? तो ये आप देख सकते हो कि दिस इज इंटरनल फोर्स आल्सो। अगर मैं बोलूं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं, यहां से एक दोनों को सिस्टम मान लूं, तो ये जो कोलिजन वाला जो फोर्स है, जो लार्ज फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, दैट विल बी योर इंटरनल फोर्स, है ना? इस पर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। यही एक कारण है कि कोलिजन वाले एग्जाम्पल में दिस इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। और फाइनली इसके बाद दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। हो सकता है कि ये जो एम मास है
ये v डैश वेलोसिटी से जाएगा और ये जो कैपिटल M मास है ये किसी u डैश वेलोसिटी से इधर जाएगा, है ना। तो मेरा जो मतलब है कि ये जब इन दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो ये जो आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं दैट विल बी इंटरमीडिएट फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा, F एक्सटर्नल विल बी जीरो, F एक्सटर्नल विल बी जीरो ऑन सिस्टम। जैसे ही ये स्टेटमेंट बनता है कि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है, हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। एनर्जी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सो कंसेप्ट कोलिजन में किसी भी तरह का कोलिजन हो, कोई भी कोलिजन हो, अगर दो जो कोलाइडिंग बॉडी है उनको सिस्टम मान लीजिए तो जो मोमेंटम होगा दैट विल बी कंजर्व। कंसेप्ट क्या है कि मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम विल बी कंजर्व, विल बी कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व कब 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 हो जाएगा? मोमेंटम विल बी कंजर्व, कंडीशन क्या है? एज्यूम नेट एक्सटर्नल फोर्स वो तो जीरो होगा, कब होगा? एज्यूम द कोलाइडिंग पार्टिकल एज ए सिस्टम, कोलाइडिंग पार्टिकल एज सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब देखो कंजर्व होने का मतलब क्या है? मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब P इनिशियल वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू P फाइनल वेक्टर। अब वेक्टर है तो इसका मतलब ये हो गया कि मोमेंटम इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू मोमेंटम इन x डायरेक्शन फाइनल, या आप कह सकते हो मोमेंटम इन y डायरेक्शन। आप अलग अलग मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं, y फाइनल। सिमिलरली मोमेंटम इन z, मोमेंटम इन z फाइनल। क्या ये समझ में आया? यस सर। जी ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हो, एक बार उसको आप रिवाइज जरूर करिएगा। आपने जो पहले जो पढ़ा है ये वही चीज है। अभी तक मैंने आपको 11th के लेवल पे कुछ नहीं बताया, इसमें नया कुछ भी नहीं बताया। वो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास फिर से एक लेकर के आपको मैं बता दूंगा कि कोलिजन में और एक्स्ट्रा चीज क्या है। एक्स्ट्रा चीज अब यही है, ये तो आपको पता चल गया कि चाहे कोलिजन कैसा भी हो, कोई भी कोलिजन हो, आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा दीजिए, वाई डायरेक्शन में करा दीजिए, जेड डायरेक्शन में करा दीजिए, ठीक है। जो इसमें टाइप होगा जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो ये है कि क्या हम लोग एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं कि नहीं। इसके आधार पर कोलिजन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा एंड विल सी व्हाट आर दोज पॉइंट्स। सो टिल देन मैं क्लास को यहीं पर खत्म करता हूं, ठीक है। वैसे अभी है अपने पास 7 मिनट, बट वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, अननेसेसरी सिर्फ टच करके छोड़ने से कोई फायदा है नहीं। तो फिर से मैं आप लोगों को टाइम एक बार नोटिफाई कर दूंगा कि कब हम लोग मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। ओके, तो आप लोग कभी भी टाइम में एक बार अलॉट कर दूंगा, एक घंटे मुझे टाइम चाहिए होगा, बस ये मैं कोलिजन बता दूंगा। प्रभात से पूछ लीजिए सर, उसको खाना भी बनाना है। यस प्रभात सर। आया है क्या? प्रभात आया ही नहीं है। ये प्रभात नहीं नहीं, किया। दही चूड़ा प्रभात खा नहीं। लेना। अरे कल ज्यादा खा लिया था ना। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। एंड रिवीजन करिए, प्लीज रिवीजन करिए। जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, क्लास नोट्स के क्वेश्चन जो यहाँ पर करा देता हूँ उस चीज को आप दोबारा सॉल्व करिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। कंसेप्ट जैसे मैं लिखता हूँ वैसे आप भी लिखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या क्या कंसेप्ट लगेगा,
वो कंसेप्ट समझ जाइएगा। बार बार ये लिखते से जब प्रैक्टिस आ जाइएगा तो हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो बार जब आदत हो जाएगा ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। तो टिल देन बाय बाय।